नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हम रेडियो की तैयारी कर रहे हैं और रेडियो पर पूरा फोकस कर रहे हैं। पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो आपको पूरा MCQ इसमें मिलेगा और संभावित जो है वो प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि अभी जो है वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो हम बाद में तैयारी करें। ये समय ऐसे निकलेगा दोस्तों जैसा आपको फिर पता नहीं चलेगा और बाद में फिर वह हम वही स्थिति में रहेंगे जो पहले थे, है ना। धीरे धीरे चीजों को तैयार करते हुए चलिएगा। सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन जीएस भी इंक्लूड करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ढंग से तैयारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने कल जो है वो पंचायती राज व्यवस्था, आज हम आजीविका मिशन पर मुख्य जो केंद्रित रहेगा NRLM, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पर जो है वो हम MCQs और MCQs आप देखेंगे बहुत बढ़िया प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप तैयारी करते रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखिए। SGSY की प्रारंभ में की गई व्यवस्थित समीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गई थी। ठीक है, NRLM का दोस्तों जब प्रारंभ में समीक्षा किया गया, ठीक, तो इसमें कमियां पाई गई थी। उसके बाद प्रोफेसर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसने कुछ सिफारिशें दी थी और जिसके बाद फिर जो है वो NRLM लागू किया गया था। तो इसमें मुख्य रूप से क्या कमियां पाई गई थी, तो देखिएगा, ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एकजुटता में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता। देखिए, ग्रामीण जो निर्धन थे उसके सामाजिक एकजुट नहीं थे, है ना, उसमें जो बहुत ज्यादा भिन्नता थी। ठीक है, एकजुट लाने के लिए फिर बहुत उनको प्रयास करना पड़ा, है ना। बहुत सारी संस्थाएं जैसे स्वयं सहायता समूह फिर मुख्य रूप से जो है वो लागू किया गया और स्व सहायता समूह के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया था। ठीक, तो ये तो एक कमी थी ही। दूसरा देखें, लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता निर्माण। तो बिल्कुल जो इसके तहत लाभार्थी थे दोस्तों, उनका अपर्याप्त क्षमता निर्माण मतलब जैसे कोई व्यक्ति है किसी चीज में जो वो पारंगत है ना, उसका कौशल है। मान लो एक व्यक्ति है जिसको जो है वो सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करने का जो है वो पारंगत है और उसको उस क्षेत्र का प्रशिक्षण नहीं देकर, या कोई इलेक्ट्रीशियन है या कोई बढ़ई है या कोई किसी क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री लिए हुआ है, मतलब इंजीनियर है, कुछ चीज में बनाने आता है ना। तो ऐसी स्थिति में इंजीनियर है मतलब इंजीनियर डिग्रीधारी नहीं, डिग्रीधारी है इसका मतलब वो ऑलरेडी जो है वो रईस आदमी। इंजीनियर मतलब उससे संबंधित जो चीजें जानता है ना, तो उस बैकग्राउंड का है, उसको कला है, उसके पास आर्ट है, वो गरीब लाभार्थी है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या दिया जाना चाहिए, उसी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, है ना। अब एक इलेक्ट्रीशियन को आप बोलो कि बढ़ई के क्षेत्र में प्रशिक्षण लो, तो उसका क्षमता निर्माण हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि न उनको इंटरेस्ट है और नहीं उसको आता है। तो ये भी स्थिति उत्पन्न हुई थी, ये कमियां पाई गई थी। तीसरा हम बात करें, सामुदायिक संस्थापन के लिए पर्याप्त निवेश और बैंकों के साथ कम लिंकेज। अब ये भी एक समस्या था। ठीक है, जो सामुदायिक संस्थापन के लिए पर्याप्त निवेश, उनको निवेश की स्थिति मतलब उनको जो फंड चाहिए वो फंड कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, आदि आदि। दूसरा, बैंकों के साथ कम लिंकेज, बैंक के साथ ये कम लिंकेज है जिससे इनको फंड नहीं मिल पा रहा था और इसी वजह से ही कम ऋण की उपलब्धता, इनको ऋण भी कम उपलब्ध हो रहा था। तो ये सारी कमियां थी, इन्हीं कमियों को लेकर फिर NRLM प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इन्हीं कमियों को लेकर इसमें सुधार करके इसमें जो है वो प्रोफेसर राधाकृष्णन का जो है वो सिफारिशें ऐड की गई और उसको फिर क्या किया गया, NRLM में लागू किया गया। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो आंसर हम बात करें, एक भी सही है, 2, 3, 4 चारों इंक्लूड है कमियों में, तो ये ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चे जो है वो बोल रहे थे कि सर ये ऐसे आंसर टिक किया होना चाहिए। बिल्कुल आंसर टिक किया हुआ मिल जाएगा आपको, कोई डाउट नहीं है। एक चीज और बता दूं, पिछला जो हमने क्लास देखा था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में MCQ वाला, उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन को जो है वो गलत हो गया था। गलती से मैंने उसको जिला पंचायत समझ के वो चीजें आपको बता दी थी, है ना। तो वो 4 नंबर में आप ध्यान रखेंगे, जो भी विधायक जनपद, वो जो एक डाउट था, जो भी विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है
वो उसके सभी समितियों का जो है वो क्या होता है, सभी स्थायी समितियों का सदस्य बन जाता है। ठीक है, तो उसको बस ध्यान रखिएगा, उसको एक बार सुधार लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा SGSY योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए प्रोफेसर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में SGSY के तहत किस विषय से संबंधित मुद्दों पर एक समिति का गठन किया गया था। आप ढंग से ध्यान रखेंगे, प्रोफेसर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी वो SGSY, इसका फुल फॉर्म स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको भी याद रखेंगे। क्या होता है स्वर्ण जयंती, इसको मैं लिख देता हूं नहीं तो कई लोग नहीं समझेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना। NRLM कोई डायरेक्ट लागू नहीं किया दोस्तों, उसके पहले बहुत सारी योजनाएं जो है वो संचालित की गई थी, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, लेकिन ये समिति कोई खास उद्देश्य को लेकर गठित की गई थी, तो वो उद्देश्य का, हालांकि इसने सारे पहलुओं पर डिस्कस किया परंतु किसी खास उद्देश्य को लेकर गठित की गई थी। किसको, तो ध्यान रखेंगे, पहला निर्धनता को लेकर, ऋण को लेकर, योजना के विस्तार को लेकर या योजना के कार्यान्वयन को लेकर। तो ध्यान रखिए SGSY जो समिति प्रोफेसर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित की गई थी वो मुख्य उद्देश्य उसको ऋण से संबंधित मुद्दों पर जो है वो गठित की गई थी। किससे, ऋण से संबंधित मुद्दों के लिए वो गठित की गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, SGSY योजना कब लागू की गई दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू की गई थी, 1999 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। SGSY योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो एकीकृत ग्रामीण विकास करना, बी गरीबों को स्व सहायता समूह के रूप में संगठित करके स्वरोजगार उपलब्ध कराना, सी बंजर भूमि का विकास करना, या डी कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। तो आप ढंग से जानते हैं कि SGSY जो है वो किस लिए गठित की गई थी, गरीबों को स्व सहायता समूह, जिसे हम SHG कहते हैं। SHG मतलब दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में संगठित करके स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का गठन किया गया था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए दोस्तों, हमारी जो संस्था है गुरुकुल एकेडमी, इसके द्वारा दोस्तों एडीओ, हमने पूरा फोकस जो रखा है वो एडीओ के एग्जाम पर ही रखा है। ठीक है, और एडीओ का ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं। पिछले 2 महीना से हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। आप जो है वो अगर एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं, स्वयं से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये परीक्षा की संभावित तिथि आपको पता है 15 जून है। हम जो दोस्तों ये कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं वो मात्र 1000 रुपए में आपको मिलेगा, लेकिन इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो क्लासेस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के ऑलरेडी PDF मिलेंगे जिसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। इसके लिए इसके अलावा आपको 10 से ज्यादा टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी गुरुकुल एकेडमी ऐप पर। ठीक है, और आपको कोई भी चीज लेने से पहले उसको देख लीजिए क्या आप उस संस्था से जुड़े हुए कंटेंट समझ पा रहे हैं। इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एडीओ कोर्स डला हुआ है, बहुत सारे हिंदी के, बहुत सारे जो है सब्जेक्ट के, आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, पंचायती राज व्यवस्था के बहुत सारे वीडियो जो अब तक के अपडेटेड वीडियो थे वो सारे उसमें दोस्तों डले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि आप जो है वो उसको देखें, यदि समझ में आता है, यदि आपको लगता है हमारे साथ जुड़कर आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप जरूर जुड़िएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो इस नंबर पर 9111949522 पर
और 9770519143 पर कॉल करके पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरुकुल एकेडमी ऐप है, वहां डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड जैसे करेंगे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नाम वगैरह डाल दीजिएगा, उसके बाद सीधे एडीओ का कोर्स ओपन हो जाएगा, जहां से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए प्रोफेसर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में SGSY के तहत ऋण से संबंधित मुद्दों पर एक समिति का गठन किया था। इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो इस समिति ने जो है दोस्तों क्या सिफारिशें की थी? ऋण से संबंधित मुद्दों पर गठन किया था और इसने SGSY की कमियों को देखा और उन कमियों को लेकर फिर अपनी सिफारिशें दी और इसी सिफारिशों के आधार पर फिर NRLM का जो है वो इसको SGSY को कन्वर्ट करके परिवर्तन करके NRLM प्रारंभ किया गया। तो क्या क्या सिफारिशें दी थी? देखिए, पहला, कार्यात्मक रूप से प्रभावी स्वयं सहायता समूहों और उनके महासंघों में सभी गरीब परिवारों को जुटाना। तो जितने भी स्व सहायता समूह हैं और उसके बड़े जो संघ बनते हैं, उन सभी में क्या करना, गरीब परिवारों को लेना। गरीब परिवारों को लेंगे तभी उनका जो है वो सही तरीके से विकास होगा और उसके माध्यम से गांवों का भी विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही बात है। सिफारिशें की थी। बी, बैंक ऋण व अन्य वित्तीय, तकनीकी और विपणन सेवाओं के लिए उनके उपयोग को बढ़ाना, बिल्कुल ये भी जो है वो सिफारिश की थी। तीसरा, लाभकारी और टिकाऊ आजीविका के विकास के लिए उनकी क्षमताओं और कौशल का निर्माण करना। जो भी वो कार्य करें वो आजीविका के विकास के लिए, उसके लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, कौशल को बढ़ावा देना, ताकि वो जो है जो भी कार्य करें वो लंबे समय तक करें, लाभकारी हो और टिकाऊ हो। ठीक। नेक्स्ट, बेहतर परिणामों के साथ गरीबों को सामाजिक और आर्थिक समर्थन सेवाओं के विभिन्न योजनाओं में शामिल करना। जी, ये भी सिफारिशें दी थी प्रोफेसर राधाकृष्णन ने। ठीक है, तो चारों के चारों इसमें सही है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। NRLM औपचारिक रूप में कब प्रारंभ हुआ या कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, देखिए दोस्तों, SGSY को ही परिवर्तन करके जो है वो NRLM के रूप में क्या हुआ है, ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं 9 दिसंबर 2010, ये 9 दिसंबर 2010 को इसका फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसका फ्रेमवर्क जो है वो पहले से ही तैयार हो गया था, परंतु औपचारिक रूप से दोस्तों ये 3 जून 2011 को प्रारंभ किया गया है। औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? 3 जून 2011 से इसको प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा 2-3 बातें और याद रखेंगे। ठीक है, NRLM, मैं पहली बात बता दूं, SGSY को परिवर्तित करके क्या किया गया है, NRLM जो है वो क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो नोडल एजेंसी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार क्या है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, नोडल एजेंसी ध्यान रखेंगे। तीसरा, ये किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया? NRLM को बहुत ढंग से याद रखेंगे, विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से इसको क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। तो इतनी बातें आपको इसमें ढंग से ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे तो इसका नाम परिवर्तन किया गया था। देखिए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं परंतु आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना।
तो दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे तो और भी कई सारी जानकारी मिलेगी और हमारा हिम्मत भी बढ़ेगा। तो कमेंट जरूर करिए, चाहे जो भी हो, सही हो गलत हो, आप कमेंट जरूर करिए। नाम परिवर्तन कब किया गया है ये आप बताएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब किया गया, ठीक है, तो ये डेट आप बताइएगा। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 6। विविध आजीविका कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए NRLM किन आधारों पर कार्य करता है, ठीक है, तो किन आधार, NRLM का आधार क्या है, ठीक, तो इसके पहला देखिए, गरीबों के लिए विद्यमान आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना, बिल्कुल जो भी उसके आजीविका के लिए विकल्प हैं उसमें और उसमें क्या करना, वृद्धि करना। मतलब यदि वो दुकान लगा सकता है, ठेला लगा सकता है या और कुछ कर सकता है कृषि मजदूरी कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें और क्या करना, वृद्धि करना, इनका जो है वो आधार है, मुख्य आधार है। दूसरा, बाहरी क्षेत्रों में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना। बाहर अगर वो कोई रोजगार करता है तो उसके अनुसार उसका जो भी कौशल, उसकी क्षमता, उसको उस चीज के बारे में नॉलेज है नहीं तो उसकी क्षमताओं को विकास करना, कौशल विकास करना। तीसरा, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता, माइक्रो उद्यमों के लिए उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये भी ध्यान रखिए। 3 ही आधार हैं, तो ये 3 आधार आपके सामने हैं, ठीक है। आंसर आपको पता चल गया। मेरे जो मकसद है, आंसर तो है ही दोस्तों, इसके अलावा आपको इसका पूरा नॉलेज देना भी है, ठीक है। तो ये तीनों आधार पर कार्य करता है, तो ये ऑप्शन डी इसका सभी आंसर हो जाएगा सभी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, NRLM के अंतर्गत मुख्य दिशा निर्देश मूल्य हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मुख्य दिशा निर्देश किन दिशा निर्देशों पर कार्य करेगा, मूल्य क्या क्या है देखिए। पहला, सभी प्रक्रियाओं में निर्धनतम व्यक्तियों को शामिल करना तथा उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा, एकदम इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। एसेसन, रीजन, कथन, कारण जैसे ही प्रश्न बनेंगे। सभी प्रक्रियाओं में निर्धनतम व्यक्तियों को शामिल करना तथा उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना, बिल्कुल सही है। मुख्य जो है दिशा निर्देश इनके लिए जो जारी किया गया है, मेन यही है, ठीक है। गरीबों को प्रोत्साहन देना, निर्धनतम, गरीब से भी गरीब व्यक्तियों को शामिल करना, ठीक। सभी प्रक्रियाओं तथा उनको महत्वपूर्ण भूमिका देना। आप जानते हैं SSG में जो होता है NRLM के तहत, जो निर्धनतम व्यक्ति है उन्हीं को ही जो है पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है ना, बहुत सारी चीजें हैं। सभी प्रक्रियाओं तथा संस्थापन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना, बिल्कुल। तीसरा, आयोजन, कार्यान्वयन तथा निगरानी, सभी स्तरों पर गरीबों का स्वामित्व तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना। जो भी योजना चलाई जा रही है, जो भी आयोजन किया जा रहा है, जो भी योजना कार्यान्वयन किया जा रहा है, ठीक है, उसका निगरानी गरीब करेंगे, उसको देखेंगे गरीब, उसका स्वामी गरीब रहेंगे, उन्हीं की ही जो है वो पूरी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, व्यक्तिगत स्वनिर्भरता। ये गलत है दोस्तों। मुख्य जो दिशा निर्देशक मूल्य है उसमें व्यक्तिगत नहीं है, उसमें सामुदायिक है, ठीक है। सामुदायिक स्वनिर्भरता है, ठीक, सामुदायिक स्वनिर्भरता, व्यक्तिगत स्वनिर्भरता सामुदायिक लेके चला जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना ये जो है वो गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 हमारा इसका दिशा निर्देशक मूल्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। NRLM से संबंधित कथनों में असत्य कथन है, ठीक है। पहला देखिए, प्रत्येक निर्दिष्ट ग्रामीण निर्धन परिवार के कम से कम एक सदस्य, अधिमानतः महिला सदस्य को स्व सहायता समूह में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, प्रत्येक जो निर्दिष्ट ग्रामीण निर्धन परिवार है उसमें कम से कम एक सदस्य और विशेषकर महिला को स्व सहायता समूह में शामिल किया जाएगा। ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों जैसे अधिक उपेक्षित वर्ग, खासकर उपेक्षित जनजाति समूहों, एकल महिला और महिला प्रमुख परिवारों, विकलांगों, भूमिहीनों, पलायन किए गए श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, ये इसकी प्राथमिकता है NRLM में, ठीक। नेक्स्ट देखिए सी, महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को किसान संघों, दुग्ध उत्पादक सहकारिताओं
बुनकर परिसंघों आदि के रूप में संगठित किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, ऋण उपलब्धता संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन ये गलत है। ऋण उपलब्धता संबंधी मुद्दों पर नहीं, रोजगार संबंधी मुद्दों पर। ठीक है, किस पर? रोजगार संबंधी मुद्दों पर जो है वो एनआरएलएम के तहत विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, रोजगार संबंधी, ऋण उपलब्धता नहीं है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी तीनों सही हैं। रोजगार उपलब्धता संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये इसका आधार है। ठीक है, तो एनआरएलएम में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एनआरएलएम के तहत समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। बीपीएल परिवारों की 100% कवरेज के लक्ष्यों पर विचार करते समय 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति के हों, 15% अल्पसंख्यक हों तथा 3% विकलांग हों। क्या ये इस आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा? या बीपीएल परिवार 100%, 50% अनुसूचित जाति जनजाति, 25% अल्पसंख्यक हों तथा 5% विकलांग हों। ठीक, या बीपीएल परिवार में 100% में 50% अनुसूचित जाति जनजाति, 15% अल्पसंख्यक तथा 5% विकलांग हों। बीपीएल परिवारों की 100% कवरेज के साथ 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति, 25% अल्पसंख्यक तथा 3% विकलांग हों। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। यहां पर जो एनआरएलएम के तहत समाज के जो वंचित वर्ग हैं उसकी भागीदारी में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि बीपीएल परिवार के कितने सदस्य, बीपी सभी जो हैं 100% क्या हों? बीपीएल परिवार के सदस्य हों। ठीक है, सभी क्या हों? बीपीएल परिवार के सदस्य हों। दूसरा, इनमें जब विचार किया जाएगा बीपीएल परिवार में भी, तो 50% सदस्य क्या होने चाहिए? एसटी एससी के हों। ठीक है, 100% टोटल बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग होंगे, जिनमें 50% एसटी एससी होने चाहिए, 15% अल्पसंख्यक हों तथा 3% विकलांगों को जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एनआरएलएम एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और कार्यक्रम का वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच किस आधार पर किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये केंद्र आधारित योजना है, तो केंद्र और राज्यों के बीच इसका बंटवारा किस आधार पर होगा एनआरएलएम का? तो आप ध्यान से रखिएगा, 75% केंद्र की भागीदारी है और 25% जो है वो किसकी भागीदारी है? राज्य की। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्यमान योजनाओं को पुनर्गठित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक नया कार्यक्रम शुरू किया था। ऐसा होना चाहिए, शुरू किया था। ठीक है, शुरू किया गया। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित विद्यमान मतलब ये योजनाओं को पुनर्गठित किया था और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की थी। तो किन किन योजनाओं को लेकर, किन किन योजनाओं को पुनर्गठित करके किया था, ये इसका क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण ट्राइसेम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ड्वाक्रा, ग्रामीण शिल्पियों को विकसित उपकरणों की आपूर्ति करना शिट्रा, और गंगा कल्याण योजना GKY, मिलियन कूप योजना ये MWS। तो कौन कौन से योजनाओं को शामिल किया गया था? मेरे ख्याल से इससे परिचित होंगे। इनका फुल फॉर्म भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आगे जैसे जैसे आएगा हम जो है वो करेंगे। जैसे ट्राइसेम है, टी से होता है ट्रेनिंग रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। ड्वाक्रा देखें तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड
इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। तो इस प्रकार से आप इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। फिलहाल याद रखिए, जब SGSY शामिल किया गया था तो इसमें सभी योजनाओं को शामिल किया गया था दोस्तों। SGSY में सभी योजनाओं को पुनर्गठित करके SGSY शामिल किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो इसमें सभी आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी योजनाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। SGSY के तहत स्वरोजगारी कहा जाता है। तो SGSY के तहत स्वरोजगारी कहा जाता है किसे? तो SGSY से सहायता प्राप्त निर्धन व्यक्ति को, रोजगार में संलग्न व्यक्ति को, या योजना के अंतर्गत ग्राम का कोई व्यक्ति, या डी सभी को। ठीक है, ढंग से ध्यान रखेंगे। SGSY के तहत स्वरोजगारी उसे कहा जाता है जो SGSY से सहायता प्राप्त कोई निर्धन व्यक्ति हो या व्यक्तियों का जो समूह हो, उसे जो है वो हम क्या कहते हैं, SGSY में क्या कहते हैं, स्वरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। SGSY विशेष रूप में ग्रामीण निर्धनों के कमजोर तबकों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अनुसार स्वरोजगारियों में देखिएगा, ST/SC की संख्या कम से कम 50%, स्त्रियों की संख्या 25% अपेक्षित है। ST/SC की संख्या 25%, स्त्रियों की संख्या 50% अपेक्षित है। ST/SC की संख्या 50%, स्त्रियों की संख्या 40% अपेक्षित है। या ST/SC की संख्या कम से कम 40%, स्त्रियों की संख्या 50% अपेक्षित है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे बहुत ढंग से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ST/SC की संख्या 50% और स्त्रियों की संख्या 40% अपेक्षित है। ठीक है, स्वरोजगारियों में क्या होना चाहिए, स्वरोजगारी किसे कहते हैं हमने देखा। इसमें ST/SC की संख्या 50% और स्त्रियों की संख्या 40% अपेक्षित है। ठीक, सामान्यतः SSG में BPL परिवार शामिल हो सकते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति में कितने प्रतिशत APL या गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप जानते हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही जो है वो शामिल किया जाता है। लेकिन ऐसी विशेष परिस्थिति आती है, क्या विशेष परिस्थिति आती है? ऐसी विशेष परिस्थिति जैसे उस SSG को फंड की जरूरत है, ऐसे में कोई APL परिवार का सदस्य जो है इसको सहयोग कर सकता है। तो APL परिवार, जैसे APL मतलब गरीबी रेखा से जो ऊपर जीवन यापन करते हैं, ठीक है, तो वहां उन सदस्यों को शामिल किया जाएगा, परंतु कितने, 20%, 30%, 25% या 15%। तो जानते हैं दोस्तों पअधिकतम 30% तक जो है वो लोगों को शामिल किया जा सकता है APL परिवार के, परंतु कई सारे कंडीशन है। सबसे पहले देखिए, मान लो दोस्तों यहाँ पर 20 SSG के सदस्य हैं। ठीक है, अब इसमें 30% रखना है तो हमको दोस्तों 6 जो है वो APL परिवार के सदस्य मैक्सिमम लिया जा सकता है। ठीक है, तो बचे कितने, यहाँ पर बचे और कैंडिडेट जो BPL परिवार से थे वो 14। तो ये जो 14 BPL परिवार से हैं जो इस SSG के सदस्य हैं, इन सभी का जो है वो समर्थन आवश्यक है, सभी का। ठीक है, कोई एक यदि सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में शामिल नहीं किया जाएगा, सभी का सहमत होना जरूरी है। दूसरा, इनको जो है वो सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, APL परिवार के जो 6 सदस्य शामिल होंगे उनको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरा, वो किसी भी पदाधिकारी पद पर जो है वो नियुक्त नहीं होंगे। ठीक है, जैसे अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष, सचिव, जो पद होते हैं उस पर जो है वो ये नियुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इन कंडीशनों को भी आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम 30% जो है वो लिया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। SGSY के तहत प्रत्येक मुख्य गतिविधि के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें निम्न बिंदु में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। देखिए, SGSY में एक मुख्य गतिविधि मतलब मुख्य कार्य चयन किया जाता है प्रखंड स्तर पर। कई सारे कार्य जो है वो पहले आते हैं दोस्तों, उसमें से एक चयन किया जाता है और उसके लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, ये प्रखंड स्तर पर होती है और प्रत्येक मुख्य गतिविधि के लिए भी होती है।
इस परियोजना रिपोर्ट में क्या सम्मिलित नहीं होता है। इस रिपोर्ट में देखिए, एक प्रखंड में एक मुख्य गतिविधि के अंतर्गत कितने लोगों को लिया गया है, ये क्या सम्मिलित होता है, बिल्कुल। मुख्य गतिविधि से आप समझ सकते हैं मुख्य कार्य, उस मुख्य कार्य में कितने लोगों को लिया गया है ये उसमें इंगित रहता है। लागत कितनी आई है ये भी रहता है। किसी भी स्तर पर कितने निवेश की आवश्यकता हुई है ये भी रहता है। ठीक है, परियोजना रिपोर्ट में तो यही रहेगा। कितने एसएचजी शामिल किए गए हैं ये नहीं रहता है दोस्तों, कितने एसएचजी शामिल किए गए हैं ये इस रिपोर्ट में नहीं रहता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम कब प्रारंभ किया गया। ट्राइसेम, ये जो ट्राइसेम है और ड्वाक्रा है ये सब मैंने बताया, इसको जो है वो पुनर्गठित करके क्या एसजीएसवाई प्रारंभ किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ट्राइसेम क्या होता है दोस्तों, ट्राइसेम टी का अर्थ हो जाएगा आपका, यहां पर मैं लिख देता हूं ट्रेनिंग, आर से हो गया रूरल, रूरल, वाई से हो जाता है यूथ, एस से हो जाता है सेल्फ, सेल्फ, और एम से होता है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। कब लागू किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1979 को लागू किया गया था। 15 अगस्त 1979 को ये लागू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम के तहत कितने रुपए वार्षिक आय वाले परिवार के युवाओं को ब्लॉक स्तर पर शामिल किया गया। आप जानते हैं स्वरोजगार के लिए दोस्तों एक क्राइटेरिया गठित किया गया था कि इतने वार्षिक आय वाले परिवार के युवाओं को ही शामिल किया जाएगा जिसको इसके तहत लाभ दिया जाएगा। तो वो क्या था, कितने रुपए वार्षिक आय होनी चाहिए थी ट्राइसेम में युवाओं को जो ब्लॉक स्तर पर शामिल किया गया। 5,000 से कम आए, 10,000 से कम आए, 2,500 से कम आए या 3,500 से कम आए। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 2,500 से कम आय वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया था। 3500 से कम आय वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना निम्न में से किसके द्वारा संचालित की जा रही थी। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना हम बात कर रहे हैं IRDP, ठीक है। IRDP जो है वो किसके द्वारा संचालित की जा रही थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो DRDA, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, GKY, ठीक है। तो ये संचालित की जा रही थी दोस्तों DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा, ठीक है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के द्वारा जो है वो ये संचालित की जा रही थी, ध्यान रखिएगा IRDP कार्यक्रम। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना IRDP के मुख्य उद्देश्य हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऋण, सिंचाई, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है क्या? जी बिल्कुल है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है, ये बिल्कुल है। दूसरा देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी में कमी लाना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा, गरीबी रेखा से ऊपर आने हेतु ग्रामीण गरीबों को इनपुट राशि देना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए लघु उद्योग स्थापित करना, ये दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग ये नहीं स्थापित नहीं करेंगे, स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे लोगों को, ठीक है। तो यहां पर ये इसका मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं था। तो 1, 2 और 3 तो इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो ये था आज का हमारा जो आजीविका से संबंधित प्रश्न थे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। यदि आपको लगता है कि यहां पर तैयारी करके आप जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमसे जुड़िएगा। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर देना, नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। कोई भी कमेंट कर दीजिएगा, आपका कमेंट हमको एनर्जी देगा और ऐसे बहुत सारे हम सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। आशा है कि पूरा लाभ आपको मिलेगा आपके एग्जाम में, तो ये विश्वास बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।